हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है फिजिक्स का, ये इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का बैकबोन है और ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है एक ओम्स लॉ ओम्स लॉ जो है एक फिजिसिस्ट थे ओम, उन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया और उन्हीं के द्वारा ये प्रूव किया गया। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये लॉ का नाम पड़ा ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ में क्या है आप जानते भी होंगे, शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा और आपका कंसेप्ट और क्लियर कर सकूं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ओम्स लॉ जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कोई रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस जो है हमने कोई ईएमएफ सोर्स यानी कि वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है और ये है V। तो V सोर्स से और इस कंडक्टर को हम लोड भी मान सकते हैं, मतलब इस सर्किट का लोड है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये इस लोड को दे रहा है। तो लोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर होगा तभी तो ये अपने अंदर से जो है करंट को गुजरने देगा। तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसमें जो है V वोल्टेज के कारण एक I करंट गुजर रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टर के दो एंड्स पे कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर के थ्रू वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो V हो गया वोल्टेज और I हो गया करंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का क्या मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। अगर इसको हम एक ऐसा ये कर लेते हैं कि दो तीन टैपिंग वाला हो, एक बार हम V1 दे रहे हैं, दूसरी बार V2 दे रहे हैं, फिर V, फिर V3 भी, ऐसे करके अगर हम टैपिंग बढ़ा बढ़ा के वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम करंट भी जो है देखेंगे अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट जो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट भी जो है बढ़ेगा। तो अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि V बराबर सम कांस्टेंट इनटू I होगा, सम कांस्टेंट इनटू I। अब यहाँ पर ओम्स के हिसाब से ये कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टर या और रेजिस्टेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो ये जो वोल्टेज को करंट के साथ जो इक्वेशन में ला रहा है, इस कांस्टेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक इक्वेशन बना रहा है, वो है K, और K का मतलब है रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। अब आते हैं कि ये रेजिस्टेंस दरअसल में है क्या। तो ये है रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये R है और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है यूनिट ऑफ, यानी कि इकाई जिसमें कि रेजिस्टेंस मापा जा सकता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R इज ओम्स। ये है ओम, इसको क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R ओम, तो जब करंट इससे होके गुजरेगा तो इस करंट को जो पाथ मिलेगा वो होगा ये, मतलब R से जो है ये करंट का फ्लोइंग जो है वो बाधित होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, इसलिए इसको प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये R जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। R जो है वो रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का, आप लोगों ने लिख लिया है, मुझे लगता है कि लिख लिया होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ जो है R कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। R जो है R डिपेंड्स ऑन
सम फैक्टर्स। ठीक है, आर जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला इसका हो जाता है आर का टाइप ऑफ मटेरियल। कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का है, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब हो गया। तो नेचर ऑफ मटेरियल या टाइप ऑफ मटेरियल पहला। दूसरा हो गया वो मटेरियल कितना मोटा है, उसका थिकनेस। ठीक है, और थिकनेस को हम इसमें देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब हुआ ये जरा समझ लीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इंडिकेट करते हैं ए से। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब हुआ, अब हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा जो हमने डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से आ जाते हैं। ये समझिए एक सिलिंड्रिकल वायर है, एक सिलेंडर के शेप में वायर है। तो इसका हर एक पॉइंट पर अगर हम कट करेंगे तो एक सर्कुलर सेक्शन बनेगा, वही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हिस्सा जो है यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो इस तरह से जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये ए हो गया। अब आर जो है वो इसकी मोटाई पे भी डिपेंड करता है, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण। तीसरा हो गया लेंथ। अब ये कंडक्टर का लेंथ कितना है, कितनी लंबाई है। ये कंडक्टर ज्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अब ये तीन चीजें लेकर हम आर का एक डेरिवेशन करेंगे, रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब देखिए एल तो हो गया, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, समझ रहे हैं, अंडरस्टूड है, कंडक्टर का लेंथ। एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बच गया एक कंपोनेंट जो है रो। अब ये रो क्या है, रो एक यहाँ पर कांस्टेंट, रो इज constant value for कंडक्टर्स। रो जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है कंडक्टर्स का, रो जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है कंडक्टर का। अब ये रो जो है वो कांस्टेंट क्यों है, तो रो पहले आप जान जाइए कि रो को हम बोलते क्या है। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और ये जो है इज स्पेसिफिक टू डिफरेंट कंडक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी उसका एक चारित्रिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर कंडक्टर का ये फैक्टर रेजिस्टिविटी। यानी एल्युमिनियम का रो रेजिस्टिविटी फिक्स है, कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स है, सिल्वर का रेजिस्टिविटी फिक्स है, जो भी कंडक्टर हैं उन सबका रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। तो अब जो है इससे पता चलता है कि हमारा रो तो फिक्स हो गया, लेकिन अब रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है आर से। तो आर जो है अब क्या हो रहा है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाई जाए, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाई जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी कारण से सर्किट को स्मॉलेस्ट पाथ से कनेक्ट किया जाता है और करंट को कोशिश किया जाता है कि छोटे से छोटे पाथ से गुजरे, ताकि वोल्टेज का ड्रॉपेज कम हो, रेजिस्टेंस कम मिले पाथ में और वोल्टेज का ड्रॉपेज कम हो। दूसरा है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ कि अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, यानी इसके डायमीटर को बढ़ाएंगे, ज़्यादा मोटा रखेंगे तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का कम होगा। लेंथ लंबा रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखेंगे, मोटा रखेंगे, कंडक्टर का मोटाई ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसी के कारण एक जैसे आप पावर ट्रांसमिशन होता है तो पावर स्टेशन से ग्रिड को जाता है और ग्रिड से फिर
डोमेस्टिक यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए टाउनशिप्स को जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कंडक्टर रखते हैं वो बहुत मोटा होता है। देखते होंगे बहुत हाई टेंशन वायर जो है बड़े बड़े पोल से होकर गुजर रहा है और बहुत मोटा मोटा होता है। वही अगर पतला तार रख दें तो वो तार जल जाएगा, और अगर थोड़ा मोटा रखते हैं तो वो इतना हीट हो जाएगा कि करीब करीब जल जाएगा। और हीट होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर आप कोई कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर का भी जो है प्रभाव रेजिस्टेंस पे पड़ता है। तो यहाँ हो गया कि आर जो है वो लंबाई के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस घटेगा। तो हम मोटा तार इसलिए देते हैं कि पावर ड्रॉपेज कम हो, ट्रांसमिशन सही से हो पाए, वोल्टेज जो जा रहा है वो कम रेजिस्टिव पाथ से जाए, ताकि वहाँ जो है मैक्सिमम वोल्टेज डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। तो आई होप कि मैंने जो आप लोगों के सामने इस वीडियो में प्रस्तुत किया ओम्स लॉ, तो उसको आपने समझ लिया होगा। और साथ में जो रेजिस्टेंस का लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो संबंध है वो भी मैंने आपको समझाने में शायद सफलता प्राप्त की होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ओम्स लॉ का यूज़, हम जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल और सीरीज, तो उस और मिक्स्ड